नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यानी राजीव राय के साथ। मैं आज इस वक्त मौजूद हूं शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज के फैमिली के साथ। शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बता दूं ताकि फिर इसके बाद आपको जानने समझने में आसानी हो। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सबसे पहले जब शहीद हुए थे, जब सौरभ कालिया की जो एक पलटन गई थी वहां पे चेक करने, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिला था कि कारगिल में कुछ घुसपैठ कर गया है पाकिस्तान की तरफ से, तो सौरभ कालिया की 5 लोगों की टीम गई थी। उसके बाद जब सौरभ कालिया की टीम ने रीइंफोर्समेंट के लिए मांग की थी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पाकिस्तानी है, तो उसके रीइंफोर्समेंट की जब मांग की थी तो 4 जेट रेजिमेंट से कैप्टन अमित भारद्वाज 30 लोगों की पलटन को लेके लीड करते हुए वहां पहुंचे थे। उसके बाद फिर भी हमारी 30 और वहां पे तकरीबन 150-200 पाकिस्तानी ऑलरेडी पहले से मौजूद थे, तो हमारी टीम कम पड़ी, लेकिन फिर भी बहादुरी से, वीरता से लड़ते हुए अपनी शहादत दी कैप्टन अमित भारद्वाज ने देश के लिए। कारगिल लड़ाई को हुए आज तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। 1999 और आज 2017, और आज कैप्टन अमित भारद्वाज की जयंती है। इसी दिन वो अपने घर में आए थे और इकलौते बेटे हैं, तो कहते हैं घर का चिराग कहा जाता है, जो चिराग के रूप में आए थे। तो यही सारे कुछ होते हुए आज 18 साल हो चुके हैं। क्या कुछ बदलाव आया है अंकल की फैमिली में, उनके परिवार में, उनके परिवार के जीवन में क्या कुछ बदलाव है, यादें क्या क्या जुड़ी हैं, या अभी जो देश का माहौल है उससे क्या कुछ लगता है, ये कुछ जानते हैं। और अमित भैया की खुद की भी स्टोरी उनके माता पिता से सुनते हैं, क्या थे, कैसे थे, क्या उनके जज्बा था, कैसे वो सेना में शामिल हुए। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, अंकल से बात करता हूँ। हमारे साथ ओपी शर्मा अंकल हैं, उनके पिताजी हैं, तो उनसे ही पहले सवाल करूंगा और जानते हैं कि क्या अंकल। सबसे पहले तो आज जन्म दिवस है, उनकी जयंती है, तो 18 साल हो चुके लगभग कारगिल को हुए। आपके पास क्या यादें उनकी जुड़ी हैं? देखिए, पहली चीज तो अभी मैं कारगिल में अपने बात में रख सका तो मैं प्रणब को बलिदान किया है, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। बिल्कुल, ये बात सही है कि आदमी जब जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल। इसलिए मुझे कभी भी इस बात का ख्याल नहीं आता कि आर्मी में जाने की वजह से अमित का नुकसान हुआ है, अमित का शहीद हो गए। ये बात मेरे दिमाग में नहीं आती है। देश के लिए शहीद हो जाना एक अपने आप में गर्व की बात है। अमित जब शुरू से ही उसकी इच्छा ही थी कि मैं ऐसा काम करूंगा जो लोग मुझे याद रखे। उसे एक डायरी में लिखा भी है। आज मैं 25 साल का हो गया हूँ, 20 साल का हो गया हूँ, और मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए मैं देश अपने लिए कुछ करूँ। एक 1/3 जीवन मेरा बीत चुका है, अब आज 2/3 बाकी है। तुम एक ऐसे शख्स हो, तुम राज करने वाले हो, शाबाश बच्चे उठो और अपना काम करो, ये उसकी तमन्ना थी। जब उसने 12th स्कोर किया था तब हमसे बात हुई थी, तुम क्या करना चाहते हो। डॉक्टर और इंजीनियर करने से मना कर दिया और उसने अपना काम डिस्क्लोज भी नहीं किया कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। इस बात का जब मुझे पता पड़ा कि जब उसकी डायरी पढ़ने को मिली, जब 20 साल का था, डायरी में लिखा था आज मैं गोल्ड बहादुर उपन्यास पढ़ रहा हूँ, और गोल्ड बहादुर उपन्यास पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद गोल्ड बहादुर बन गया हूँ। परंतु उसने ये लिखा कि मेरी दिली तमन्ना है, सीक्रेट एम्बिशन है कि मैं 1 मैन आर्मी बनूं, जो देश के कंटक हैं, देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ लड़ूं। इसके लिए या तो मैं IPS बनूंगा या मिलिट्री सर्विस बनूंगा। ये बात उस समय तक पता नहीं, जब वो आर्मी में गया था आप लोगों को पता नहीं था, और ये बात कभी उसने कहा भी नहीं कि मेरी इच्छा ये है। वो उसका अपने डायरी के पन्नों में ये भी बातें लिखी हुई है कि अपने मन की बात किसी को मत बताओ। अच्छा, आप क्या करने जा रहे हो किससे मत कहो, आपकी जो बातें सफलता है वो अपने आप बताएगी कि मैंने क्या किया और क्या करने जा रहा हूँ, और अपनी नजरों से मत गिरो। ये उसका मेन मोटो था। अपनी नजरों में कभी किसी से मत गिरो। अच्छा, आपके परिवार में पहले भी कोई आर्मी से रहा है, सेना में रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरे परिवार का प्रश्न है, मेरा परिवार ज़्यादातर शिक्षा क्षेत्र में और मेडिकल क्षेत्र के अंदर है। ये पहला व्यक्ति है जो आर्मी के लिए गया है। जी, तो कैसे, मतलब कुछ बचपन से, आपने बोला 20 साल के बाद आपको पता चला कि ये जाना चाहता है, आपको मतलब बचपन से ऐसा कुछ लगता था कि मतलब? बचपन में उसकी जो भावनाएं थी, मतलब हमेशा हेल्पफुल था किसी का भी। इस बारे में वो अपना खुद का पैसा भी लोगों में खर्च करता था, जो गरीब के लिए, या कोई ऐसा था जो स्कूल जाता था, उसमें रिक्शा जाता था, ऑटो वगैरह होते नहीं थे,
तो खुद भीगता होता था, हमें बरसाती अपने रिक्शा वालों को दे देता था। जन्मदिन पे कहता है कि मेरे रिक्शे वाले को आप वेट करिए। इस तरह का हमेशा उसकी नेचर हेल्पफुल नेचर था, लोगों का मदद करना चाहता था। एक मैं छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। इसी मकान के अंदर इसी जगह पे जब हम बैठे हुए थे, मैं शाम को जब बैंक से आया तो एक आदमी को उसने इस दीवार पे लेटा रखा था और उसकी देखभाल करना था। मैंने पूछा ये कौन है, क्यों आया है? अंकल मैं आपको बाबा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तेरे साथ एक और थे साथी, उसने कहा तुम्हारे साथ एक आदमी मत लाया करो, कुछ भी हो सकता है। तो उसने कहा अंकल ये रास्ते में गिर गया था, बेहोश हो गया था, मैं घर आया तो दवाई देकर मैं उसको ऊपर भेज दूंगा। और इस तरह लोगों ने नेगलेक्ट किया तो जान माल का नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने उसका काम किया। मतलब उनको लगा कि किसी को मदद की जरूरत है, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे मदद की उसको। तो अमित भैया का जो जैसा अंकल ने बताया कि वो पहले से बड़े हेल्पफुल नेचर के थे और एक इनको घर में भी किसी को नहीं पता था कि वो सेना में जाना चाहते हैं। अंकल खुद भी आरबीआई में है और बैंकिंग सेक्टर में है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर और जैसा अंकल ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में इनका परिवार रहा है पहले का, और वहां से एक लड़का जो है निकल कर जाता है सेना में और ये कहता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आते हैं उनकी माता जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्योंकि कहते हैं कि जो बेटा होता है वो माँ के बड़ा करीब होता है, तो माँ से भी जानते हैं कि उनके दिमाग में या उनके याद में क्या क्या यादें जुड़ी हैं जो वो बताना चाहिए। आंटी आपको क्या लगता है 20 साल तक शायद आपके साथ रहे होंगे, जहाँ तक है 20 या 25 साल तक आपके साथ रहे, क्या क्या यादें जुड़ी हैं? मतलब आपसे जैसे अंकल ने बताया इनको नहीं पता, आपसे कुछ बात ऐसे बताते थे कि सेना में जाना है या ये करना है? नहीं ऐसा तो उसने कुछ कभी कहा नहीं, बस वो तो एक बड़ा बनना चाहता था बस। अच्छा। उसकी एक ख्वाहिश थी बड़ा बनने का। तो वो 2.5-3 साल का मतलब जब बच्चा बातें करता है इस तरह से, तो हम किसी मकान में रहते थे जहाँ बहुत बड़ा मैदान था। तो मैदान में बैठ के कहता था कि ना मम्मी मैं तो ना इंदिरा गांधी बनूंगा। अच्छा। उनका क्यों कि इंदिरा गांधी सबसे बड़ी है इसलिए, क्योंकि उसकी चर्चाएं होती थी इंदिरा गांधी के देश में। तो मैंने कहा हाँ ठीक है अभी तुम बहुत छोटे हो। तो फिर एक दिन कहता है कि मम्मी आसमान में ऊपर प्लेन उड़ रहा है ना, ये सबसे ऊपर उड़ता है, तो मैं तो हवाई जहाज उड़ाऊंगा। मैंने कहा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ो फिर बनना। ठीक है। फिर मुझे कहता है कि एक दिन कहता है मम्मी अपन भगवान को पूछते हैं, भगवान सबसे बड़ा होता है। मैंने कहा हाँ मुझे भगवान बनो। और जब मैं उसकी बातों को अब सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो पर्सन भगवान बन गया। क्योंकि जैसे मैं तो इसको कभी हाथ नहीं जोड़ती, मैं तो इसको प्यार करती हूँ, लेकिन जो भी मैं देखती हूँ सब जने हाथ के इसके मैं हाथ जोड़ते हैं करते हैं, तो एक तरह से ये भगवान ही बन गया। और बाकी इसने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं आर्मी में जाऊँगा या करूँगा, कुछ बताया ही नहीं उसने ऐसा। तो ये अभी घर में इकलौते हैं शायद, मतलब सबसे छोटे हैं, फिर दी है सुविधा दी है, दी बड़ी है शायद। हाँ ये बड़ी। तो मतलब पहले बचपन में कैसे थे, मतलब किस तरह के थे? बहुत सिंसियर थे या थोड़े शैतानी भी करते थे? नहीं शैतानी तो करता था, लेकिन ऐसी बदतमीजी वाली शैतानी नहीं करता था। बहन को छेड़ता था तो क्या करता था कि थोड़ा धीरे से कर देता था। इसकी आदत थोड़ी जोर से बोलने के लिए अपना जोर से कर देती थी, तो इसकी दादी चिल्लाती थी, दादी को जब पोता ज़्यादा चाह रहा था तो इसको डांट पड़ती थी। मैं कहती थी ये धीरे से करता है ऐसे, लेकिन ये बहुत नम्र था। परिवार में किसी को भी ये शिकायत नहीं कि कभी इसने किसी को हर्ट किया। इवन हमारे जो है ना मतलब गेस्ट आते थे, अब पहले तो बहुत गेस्ट आते थे पहले समय में, तो ससुराल पक्ष के पियर पक्ष के सब आते थे। ये सोचता था कि जैसे इनको कहाँ जाना है क्या करना है, पापा तो बैंक है मेरी जिम्मेदारी है। तो जाता था पूछता था आप कैसे जाएंगे, आपकी क्या व्यवस्था है जाने की। इस तरह से ये चिंता करता था सबकी और व्यवस्था करता था। और होली दिवाली जो है ना पहले घरों में ये गुंजे चक्की सब बनती थी, सेव भी अपने हाथ से बनाते थे। अब तो रेडीमेड सामान आता है लोगों को पास। तो ये कहता था कि मेरे यहाँ दोस्तों को खिलाना है, दोस्तों को ले आता था। सर्विस ट्रे वो बढ़ती और खाली हो जाती, तो अच्छा सा बनाना पड़ता था। आसपास ये हमारे डॉग जो था उसको घुमाने जाता था, तो बच्चे जो है ना उस डॉग का नाम लूसी था, तो लूसी वाले भैया ही कहते थे। 3-4 बहन भाई थे छोटे छोटे, उनको ले आता था, कहते थे मम्मी उनको नाश्ता करो। और इस तरह से मतलब जैसे
मेरी अपनी कजन सिस्टर्स के जाता था, मेरी भतीजी बहन के। तो जैसे ये नहीं था कि उसके बच्चे के लिए ही टॉफी ले जाए, जो देवर जेठ जो साथ रहते थे उनके बच्चों तक के लिए टॉफी मतलब लेके जाता कुल था। मिला के मिलनसार थे और सबसे मिलनसार मिलजुल थे। के रहते थे। और सबसे पहले क्या करता था कि अपनी बुआ की लड़कियां रहती थी, उनके जाता था तो पहले उनके सास के पास जाता था, सास ससुर के पास उनके पैर छूता, फिर अपनी बहन के पास जाता। ऐसे मेरी भतीजी के यहाँ भी जाता। उसके घर के बच्चे तो जेठ के बच्चे तो ना, जब इसका हुआ था तो रोने लगे कि अब हमारे लिए टॉफी कौन लाएगा। तो मतलब बड़ों का आदर करना, वो सब कुछ करना। इसको जब ट्रेनिंग में गया हुआ था, आता था तो अपनी बहन को लेने के लिए चला जाता था, और दोनों भांजियों को ले आता था। इसको ठीक नहीं होता, मेरे को तो 11 बजे ना उठा के कहता आप जाओ सो जाओ, आप जाओ सो जाओ। और खुद पता नहीं बातें करते रहते थे। अच्छा, और तो मेरे को लेने आता था, मैं स्कूल से आती थी तो। कहते हैं कि माँ का दिल थोड़ा कमजोर होता है, मतलब है ना। तो जब आपको पता चला कि अमित भैया जो है उसमें सेना में जा रहे हैं, भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं, आपका रिएक्शन कैसा था? मतलब आपको कैसा लगा? आपको नहीं लगा कि डर नहीं लगा कि मतलब कैसे जा रहा है? जैसे बाकी परिवार वाले भी करते हैं, माँ खासकर थोड़ा डरती है कि नहीं सेना में जा रहा है। हाँ, मैंने इसे कहा था कि मैंने कहा, हम इसको अनु बोलते थे घर में। मैंने कहा अनु से तो इसमें आर्मी में जा रहा है, लड़ाई होगी तो। अरे मम्मी 71 से अभी तो कोई लड़ाई नहीं हुई है, आप क्यों चिंता करते, तो कोई लड़ाई नहीं हुई। तो मैंने ये उसे कहा था, मैंने कहा घर के जो है ये जो दुश्मन, मतलब जो आतंकवादी है घर के, उनसे कुछ हो सकता है, और वही हो गया। तो जब मेरे पास लापता का लेटर आया था उसका, बस ठीक है, भगवान की पूजा करना और वो करना सब कुछ वही करते थे, लेकिन आशा थी उस समय। फिर जब मालूम पड़ा ये, तो वो तो एक उसका तो वर्णन हम कर नहीं सकते। लेकिन हाँ ये है कि थर्ड डे तक और सेकेंड डे, मतलब वो लोग जो भी बॉडी के साथ आए थे 3-4 जनों को आर्मी वालों ने भेजा था, उनको ये कहा था कि आप है ना इनके घर वालों को इनकी उस समय की सारी हिस्ट्री बताना। जब भी हमें मालूम है कि क्या हुआ था, कि उनको ये बताना कि आपके बच्चे ने क्या किया, कैसे गया, क्या हुआ। तो उसमें एक बच्चा ऐसा भी था जिसके पैर में उस समय गोली लगी थी। 56 डेज में उसके गाँव बन गए थे, वो भी आया था साथ में। और थर्ड डे के दिन आना यहाँ लॉन में बैठे बैठे जाना सारी इनकी कहानी सुना रहे थे, तो मैं रो रही थी। तो एक जवान था, उसने मतलब बड़ी बड़ी आंखों वाला था, मुझे उसकी आंखें आज भी याद है। मुझे कहता है कि माता जी आप रो के हमारे साथ का अपमान मत करिए। ऐसे होते हैं यहाँ आने वाले कि इन्होंने आपकी गोद खाली हुई तो क्या हुआ, इन्होंने 30 माओं की गोद बचाई है। मतलब 30 जनों को इसने कहा मैं कवरिंग फायर देता हूँ, तुम एक एक करके नीचे जाके सूचना दो कि भाई ऐसे आतंकवादी हैं वहाँ पर, सूचना दो दुश्मन आ गए और हम सामना कर रहे हैं, पर तुम जाओ। तो उसका ये कहना था कि है ना 30 माओं की गोद बचाई है। तो ये और जो कुछ भावनाएं हैं लोगों की, ये सोच के यूँ लगता है कि वास्तव में ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया, आज हम इसके नाम से जाने जाते हैं, हमें कोई नहीं जानता। अच्छा, ये जानते कि इसके हाँ, माता पिता हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे आज अभी उनकी जयंती थी, आप लोगों ने आयोजन किया, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का और प्लांटेशन की वृक्षारोपण भी किया, तो ये आप कब से कर रहे हैं? देखिए ये हम 2099 में शहीद हुए, 2000 में छोटा बड़ा प्रोग्राम, 2001 से रेगुलर प्रोग्राम है। रेगुलर प्रोग्राम, जैसे आपने स्कूली बच्चों को बुलाया, इसको बुलाते हैं प्लांटेशन का। शुरू में जिस गार्डन में हम गए हैं, उस गार्डन में एक भी पेड़ नहीं था। उस समय फ्लू डेजेटेड था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय 150-200 पेड़ लगाए, उसमें 50% सर्वाइव हुए, कोने में लग गए थे। हर साल 50 पौधे 100 पौधे हम लगाते रहे, कुछ सर्वाइव करते हैं नहीं करते हैं। इस बार में हम 15 पौधे लगाए, कितने सर्वाइव है कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, आपने बताया था कि जैसे जब उनके अंतिम संस्कार हो रहा था, जब आखिरी समय में जब उनकी डेड बॉडी आई थी यहाँ पे, तो पूरा जयपुर उमड़ा हुआ था, मतलब पूरा जयपुर आया होता है इसमें। तब का समय था और अब के समय में लोगों का कैसा रिएक्शन? अभी कितने लोग आपसे जुड़े होते हैं, या कितने सिर्फ आते हैं काम के समय आते हैं, या मतलब कैसे? देखिए जयपुर शहर में तो अगर कोई बात चलती है, जब हम कहीं जाते हैं, अमित भारद्वाज के पिता है, तो वो उनको पूरी कहानी पता है कि अमित के लिए क्या करा। हमारा जो कार्यक्रम करने का उद्देश्य तो जयंती मनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि लोगों के पास मैसेज पहुँचे, सेना क्या है, सेना क्या सेक्रीफाइसेज है,
और सेना में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। सेना में नहीं जाए तो कम से कम देश के प्रति वो वफादार है, ये हमारी भावना क्रिएट करने का एक मैसेज देना है, एक मैसेज इस देना है। कार्यक्रम के इस दौरान। मैसेज से कुछ बच्चे तैयार हो जाए तो अच्छा, हमारा जी। बहुत बड़ा वो होगा। खासकर बच्चे कुछ तैयार को पता होने चल के जाता है, लिए। बच्चों को भी पता चलता है कि क्यों हो रहा है। तो मैं इस बारे में एक बात हूँ, एक लड़का था एनसीसी में था, तो उसको लड़के छेड़ते थे, तुम केवल आते हो हिंदी मीडियम के लड़के जो आते हैं केवल नाश्ता खाने के लिए आते हैं। उसने अमित की समाधि पे आके पढ़ लिया था कि मैं सेना में जाके बताऊंगा। मैं ट्राई किया और सेना में चला गया, एंड उसने एयरपोर्ट में चल गया वो, एंड फ्लाइट वो क्या नाम फाइटर प्लेन में गया। इस तरह के लोग कहीं आके हम प्रण लेके जाते हैं। तो अभी जैसा अंकल ने बताया कि कहते हैं ना प्रेरणा और प्रेरणादायक कहानियां बचपन में क्यों बताई जाती हैं, माँ बाप बच्चों को क्यों बताते हैं, ताकि अगर बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं है तो वो किसी से प्रेरणा लेके, किसी से एक अंदर में आगे भरते हुए लोग अपने आप से खुद प्रण लेता है कि मुझे कुछ करना है। जैसे अमित भैया ने गॉड फादर की किताब पढ़ी, मूवी देखी, तो उनको अंदर आया कि मुझे कुछ करना है। वैसे ही अभी उस बच्चे का बताया कि सरकारी स्कूल का बच्चा था और जिसे सब लोग टॉन्ट कर रहे थे, तुम सरकारी ये खाने पीने आता है, उसने एक प्रण लिया उनके सामने, समाधि के सामने, कि मैं भी इस सेना में जाऊंगा। ही इज नाउ पार्ट ऑफ एयरफोर्स। तो एक बड़ा अच्छा महत्व है, और सबसे बड़ी चीज कि हमें आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से देखना है, उसके लिए ये चीजें बहुत महत्व रखती हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं। अभी हाल फिलहाल में काफी पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ साल से देश में ऐसी भी हालात हैं, कहते हैं देश के दुश्मन से हम, बाहरी दुश्मन से हम तब लड़ेंगे जब तक हम मजबूत अंदर से ना हो। हमारे अंदर भी ऐसे कई सारे दुश्मन हैं, दिखते हैं। बाहर से, सामने से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन जो पीछे से खड़े हैं उनसे कैसे लड़ें। सबको को पता है कि देश की जो राजधानी है, वहाँ पे जो एक विश्वविद्यालय है, वहाँ पे किस तरीके की चीजें चल रही हैं, और देश में किस तरीके का लोगों का सोच है, मतलब सेना को लेके किस तरीके से लोग सेना के ऊपर नकारात्मक बातें करते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है, एक बार हमसे अंकल से पूछते हैं। अगर आप देख रहे होंगे जैसे आजकल डेली बेसिस पे हो रहा है, हर दिन अब तो न्यूज में जैसा आम हो चुका है, और सेना को कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा बना लिया गया, राजनीति में भेजा जाता है हर समय, जबकि जरूरत पड़ती नहीं है। वो समय के समय हिसाब से लोग अपने इस्तेमाल करते हैं अपने हिसाब से। और खासकर विश्वविद्यालय जो कहा जाता है गढ़ होते हैं, शिक्षा का गढ़ होते हैं, जहाँ पे लोगों को एक अच्छी सोच दी जाती है, जहाँ से प्रेरणा देना, इंस्पायर किया जाता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कौन किधर जाएगा, देश की तरफ क्या काम करना चाहिए। वहां से जब ऐसे नारे आते हैं कि देश तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर की आज़ादी, जिस आज़ादी के लिए पता नहीं कितने शहीद हो गए 48 से लेकर, ऐसी ऐसी बातें होती हैं आज की युवा पीढ़ी से, क्या लगता है आपको, कुछ मतलब कैसा लगता है आपको? इसलिए बड़ा दुख होता है इस बात का कि वो सेना एक ऐसी संस्था है जो धर्मनिरपेक्ष है, देश के लिए किसी भी तरह कुर्बानी देने की तैयारी हो जाती है। देश में किसी भी तरह का संकट आता है, चाहे बाढ़ आ रही हो, इवन छोटा सा काम, जब ट्यूबवेल में बच्चा गिर गया तो आप सेना को याद करते हो। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस तरह की जो लोग आप पैदा हो रहे हैं या जिस तरह भ्रांति फैला रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हमारे एक तरह से क्या है कि जितने भी राजनीति वाले हैं या जो लोग हैं, आम जनता है, होता क्या है कि भगवान को, सेना को हम तभी याद करते हैं जब संकट में होते हैं, बाकी टाइम भूल जाते हैं। क्योंकि हमारा जो सैनिक और जी जान से लड़ता है, और ये सारा पॉलिटिकल जो लोग हैं वो अपनी रोटी सेक के लिए सारा कुछ करते हैं। मुझे अभी की डायरी में लिखा मिला, जो कारगिल की पोस्टेड था, तो अपनी डायरी में उसने लिखा है कि एनिमी हैज ओपन्ड फायर at 12.05 hours. It is always the enemy who fired first. We reply that we are alert. I would like to go to the enemy as the first fire, but I can't do it because we have the orders of the superiors. तो ये तो हमारे हाथ बांध रखे हैं वहाँ पे, तो हमारा सैनिक क्या करें हमारा। दूसरी तरफ जो लोकल लेवल पे है, देश के लेवल पे है, ये पॉलिटिशियन माहौल को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए सेना का इस तरह मनोबल उनको नहीं कराना चाहिए, सेना को अपना काम के लिए छोड़ देना चाहिए, और ये अपनी रोटियां सेकने का काम बंद करे, और कम सेना को नहीं करे, और देश के लिए, एकता के लिए वो हमेशा तैयार है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अभी जो युवा पीढ़ी है, जैसे आपने एक उदाहरण दिया उस लड़के का जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, बच्चों ने उसको टॉन्ट किया, उसको वहां से गुस्सा आया और उसने प्रण लिया और वो जिंदगी में उसने उतारा और सेना में शामिल हुआ। तो युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब किस राह पे चले, और मतलब क्या करना चाहिए? आज की युवा पीढ़ी ऐसा लगता है भटकी हुई है, मतलब एक तो उनको कोई गाइडेंस नहीं है, से देखा जाए तो परिवार भी अब जो है कि बच्चे दूर रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है माँ बाप से। तो
उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, उनको सबसे पहला जो मेरा वो संदेश ये है कि हमारा देश पहले है और बाकी जो चीजें हैं वो बात की है। जी। इसलिए देश की सत्ता पर या देश के ऊपर किसी रहना चाहती है, उसके लिए मतलब तैयार रहना चाहिए। देश को टूटने नहीं देना है। इस देश को बनाने के लिए आज हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। उस समय जो पार्टिसिपेशन लोगों ने किया था स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, उनका केवल एकमात्र उद्देश्य था कि देश को किसी भी तरह स्वतंत्र कराना है। परंतु अब जो लोग आ गए, उनका ये रोल हो गया है कि हम किस तरह सत्ता में पहुंचे। उस सत्ता के लिए जो है अपने देश की जो प्रभुसत्ता है उसको भी वो दाग लगाने में तैयार बैठे हैं। इसलिए मेरा उनका एक देश के ऊपर किस तरह आवाज नहीं आए और देश की प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए किस तरह सेक्रीफाइस जरूरत हो वो करने के तैयार है। और जो राजनीतिज्ञ हैं वो झूठी अफवाहें फैला करके मतलब करना चाहते हैं, वोट की राजनीति समझिए या सत्ता बनाने के लिए, उससे वो दूर रहें और उनके उद्देश्यों को जो किस उद्देश्य से वो इस तरह करा रहे हैं उसको गूढ़ता से समझने की कोशिश करें, तो हमारे देश का भला हो सकता है। तो सुना आपने अंकल आंटी को, उनकी बातों को सुना और अमित भैया के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सबसे बड़ी चीज कि कई मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि एक हमें जरूरत है आज की पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देने की, एक अच्छी शिक्षा देने की, एक अच्छी सोच के साथ क्या करना चाहते हैं वो इस देश के लिए, देश उनके लिए क्या है और देश हमारे लिए क्या है। कहते हैं ना, अगर आप विदेशों में जाते हैं तो हर कोई हमें नहीं जानता है, हमें भारत के नाम से जानता है कि ये इंडिया का रहने वाला है। तो देश के लिए हमें अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करनी चाहिए कुछ ना कुछ करने की। राजनीति, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पहले तो सिर्फ गरीब और पता नहीं किन चीजों पे राजनीति होती थी, अब सेना को भी इसमें घसीटा जा रहा है अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए, जो कि बहुत बेवकूफाना है और बहुत ही गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक और सबसे बड़ी बात, आज की युवा पीढ़ी जिनके लिए हीरो शाहरुख खान है, सलमान खान है और क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए बस इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि अगर मौका मिले कोशिश करिए उन वीरों के बारे में जानने के लिए, उन सोल्जर्स के बारे में जानने के लिए जिन्होंने बिना एक पल को सोचे हुए भी, चाहे वो 18-20 हजार की फीट की ऊंचाई के ऊपर पहाड़ी पर जाकर लड़ाई लड़ी हो, या चाहे वो 55 डिग्री के रेतीले जो इलाके हैं, जो बॉर्डर इलाके हैं, जैसलमेर हो गया उस जगह पे, वहां पे जाकर खड़े हो जाते हैं, गोली भी खाते हैं और मारते भी दुश्मन को बिना ये कुछ भी सोचे अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में। तो ऐसे लोगों का सम्मान करिए। मैं आपको इस एक लाइन से बताना चाहूंगा कि मुझे एक बार एक सोल्जर ने कहा था कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क को हरा सकते हैं, बस एक चीज की जरूरत है, वह है देश का सपोर्ट। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए। और ऐसे जितने भी परिवार हैं, जितने भी हमारे शहीद भाई हैं, उनके परिवार हैं, उनको कम से कम ये लगते रहना चाहिए कि हाँ, देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने अपने बेटे, एक बेटा खोया, लेकिन उनके साथ करोड़ों बेटे साथ में खड़े हैं। जैसा कि आपने आंटी से सुना था कि एक फौजी ने कहा कि आपने एक बेटा खोया लेकिन उन्होंने 30 गोदों को बचाया, 30 गोदे बचाई हैं अपनी जान देकर। तो बड़ी अच्छी चीज है, ये सारी चीजें हमें जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार जल्दी किसी और के साथ मुलाकात करेंगे, किसी सैनिक के साथ, उनके परिवार के साथ, और जानेंगे उनकी चीजें, बातें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।